हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसमें हम 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें कि फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड हमने पढ़ा था पावर सीरीज। आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन। देखिएगा, क्वेश्चंस आपको वही कराऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे या फिर एग्जाम में पूछने के चांसेस होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम जल्दी हैं। तो जिनके जल्द ही यानी कि 15 या 16 में, उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। बाकी जिनके भी एग्जाम 20 के बाद होने, उनको टेंशन लेने की जरूरत है। तब तक आपको ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि सफिशिएंट साइड पढ़ेंगे। और एक बात और, सीजीएस यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही हैं कि दी कैंसिल हो सकते हैं या नहीं। तो देखो बच्चा, बात चल रही है कैंसिल हो सकते हैं आपके एग्जाम, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कैंसिल होंगे ही होंगे। तो कभी आप ये सोच लो कि यार बात चल रही है, पढ़ना छोड़ देते हैं, वो आप अपनी साइड से अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों पे बर्डन डाला जा रहा है कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होने चाहिए आगे के लिए। और ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके एग्जाम्स कैंसिल होते हैं इस बार, तो आपके एग्जाम फिर अप्रैल मई में ना होकर के फिर डायरेक्टली जून में जाकर के होंगे। जून से पहले एग्जाम होने के कोई भी चांसेस नहीं है, अगर किसी भी केस में डेट शीट कैंसिल होती है तो। और इन केस अगर डेट शीट कैंसिल नहीं होती तो फिर आपके एग्जाम अभी होंगे। तो जब तक कोई भी ऊपर से नोटिफिकेशन नहीं आता, आप अपनी तैयारी 110% जो उसको एक्यूरेट करके चलेगा, क्योंकि पता नहीं चलता कि एग्जाम हो गए और आप बैठे हो कि एग्जाम तो होने नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे और हो गए, फिर कहाँ से एकदम से कर लोगे, है ना। तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करके चले। इनकेस अगर 1% भी कैंसिल होते हैं, फिर जून में जाकर के ही होंगे एग्जाम, उससे पहले नहीं होने वाले। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर चलेगा आज आपका न्यू एनालिटिक फंक्शन, जिसमें की कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी डेफिनेशंस भी आपको प्रिपेयर करके चलनी है। क्वेश्चंस के लिए जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी, जो नोट्स है उनमें प्रोवाइड नहीं की हुई है, ठीक है। सो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट वगैरह, इन सब का आपको कंफर्म होना चाहिए। क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो किसका यूज होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का। क्या होगी डिफरेंशिएबिलिटी कि लेट W इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ जेड। अब एक बात का ध्यान रखना, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है कि आपको हर एक चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को मेनली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट हमने माना W जो है वो कोई भी फंक्शन है, किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का। तभी तो हमने लिखा W इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ z, यानी कि W क्या है, कोई z हमारे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसका फंक्शन है। डिफाइंड इन अ डोमेन D, जिसको किस में डिफाइन किया गया है, डोमेन D में। then function of z is said to be differentiable at a point z नोट। तब जो फंक्शन f of z है उसको हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे किसी भी पॉइंट z नोट पे, इफ एंड ओनली इफ, यदि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही हो। कंडीशन क्या है कि लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ z नोट प्लस डेल्टा z माइनस के फंक्शन ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय डेल्टा z एग्जिस्ट यूनिकली एंड फाइनाइटली। यानी कि यदि आप इस टर्म की वैल्यू निकालो और जो भी लिमिट आए निकल करके वो कैसी आए, यूनिक आए या फिर फाइनाइट आए, तब उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि जो भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट अ गिवन पॉइंट। और गिवन पॉइंट हमने क्या लिया है, z नोट। अब z नोट की जगह आपके पास कोई भी पॉइंट हो सकता है जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है। बार दोबारा से देख लीजिए, हमने कहा कि सपोज दैट w क्या है, कोई भी फंक्शन है किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का। तो उस कंडीशन में जो भी हमारे पास में फंक्शन है f ऑफ z, उसको हम डिफरेंशिएबल कहेंगे किसी पॉइंट z नोट पे। कब, यदि हम लिमिट निकालें वेयर डेल्टा z टेंड करेगा किस पे, 0 पे। फंक्शन ये ले और इसमें से माइनस कर दे फंक्शन ऑफ z नोट। z नोट क्या है, जो भी हमारे पास में पॉइंट है जिस पर हमें देखना है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस पॉइंट पे, z नोट पे। अब इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है आपके पास में, क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा कि इस पॉइंट पे चेक कीजिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर है। सो दिस टर्म, तो यदि आप लिमिट निकालोगे और वो एग्जिस्ट करे या तो यूनिकली या फिर फाइनाइटली, तभी आप इसको क्या कहोगे कि हाँ जी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। इसको आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट
कर सकते हो। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, ये तो बात हो गई किसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। एक होती बात कंटीन्यूअस के लिए। कंटीन्यूअस का आप डायरेक्टली अपने माइंड में ध्यान रख सकते हो। सपोज दैट आपको कोई भी एक फंक्शन दिया है और आपसे पूछा है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है नहीं, उसके लिए आप ये देख लीजिए कि फंक्शन जो है, मान लीजिए आप कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो डिनोमिनेटर में, जो भी आपको टर्म्स गिवन है, यदि उन वैल्यूज को रखने पे फंक्शन आपका इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमने कहा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। मैंने कहा कि बताओ ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे आप कहोगे कि सपोज दैट यदि हम इसको किस पे ले ले, ओरिजिन पे ले ले, तो ओरिजिन पे क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, यानी कि यदि x की वैल्यू भी जीरो हो और y की वैल्यू भी जीरो हो, तो क्या उस कंडीशन में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो आप क्या कहोगे, x की वैल्यू जीरो पुट करोगे, y की वैल्यू जीरो पुट करोगे, x अपॉन जीरो क्या बन रहा है, इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन यदि हम कोई और पॉइंट ले ले, जीरो जीरो ना लेकर के, जीरो जीरो तो हमारी क्या हो गई, ओरिजिन पॉइंट हो गए, लेकिन इनसे अलग अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट हमने कहा कि x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू 2 ले रहे हैं, y की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, इस केस में कुछ भी इनसे अलग वैल्यू अगर आप लेते हो, तो क्या उस कंडीशन में डिनोमिनेटर 0 बनेगा, नहीं बनेगा। तो वो हमारे पास में कंडीशन क्या होगी कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। तो यदि डिनोमिनेटर में टर्म 0 बन रही हो तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन आपका कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं इसी पे बेस्ड, एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन मॉडुलस ऑफ z इसका स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नोवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन। यानी कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है और ये फंक्शन जो है हर जगह कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल कहीं पर भी नहीं है एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, फंक्शन हमारा हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन दिखानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल की कंडीशन दिखानी पड़ेगी। अब इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, z जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेट हमें जो दिया हुआ है, हमने माना कि फंक्शन ऑफ z आपको क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। हमने कहा ये फंक्शन हमें गिवन है, वेयर जहां पर अगर हम बात करें z की, तो z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये किस फॉर्म का होगा, x प्लस आई वाई की फॉर्म का होगा। तो z किसके इक्वल होगा, x प्लस आई वाई की फॉर्म का होगा। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकालिए, तो कैसे निकालोगे आप कहोगे कि z की वैल्यू है हमारे पास x प्लस आई वाई, और आपने हमें बताया कि यदि हम मॉडुलस ऑफ z निकाले, तो मॉडुलस ऑफ z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस आई का जो कोफिशिएंट है यानी कि नेक्स्ट वाले टर्म उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हम इधर की साइड भी स्क्वायर करेंगे, और जब हम इधर की साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में टर्म क्या आएगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो अब एक बात बताइए, यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ भी पुट करोगे, तो क्या फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब कि आप क्या कह सकते हो, भाई अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही, टर्म किसकी इक्वल आ रही है, जीरो की इक्वल आ रही है। इन केस अगर आप यहाँ पे 1 2 वगैरह कुछ भी पुट करते हो तो भी आपके पास में क्या आ रही है, कंटिन्यूअस की कंडीशन। और हमें कहा भी क्या है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा, यानी कि ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हमारे पास वही चीज निकल करके आ रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये हर जगह कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है। तो आप क्या लिखोगे, द फंक्शन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस at every point because
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सभी पॉइंट पे कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है बात? तो ये चीज हमारे पास में किसके लिए आ गई? कॉन्टिन्यूटी के लिए आ गई। अब नेक्स्ट क्या आती है? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सपोज दैट मैंने आपको बताया कि जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करते हैं तो हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। जैसे कि हमने क्या माना था कि z0 पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं कि फंक्शन जो है वो z0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसी तरीके से हम कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे, उस पर चेक कर लेंगे। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि ए कोई भी पॉइंट है जिसपे हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो नाउ यदि आप किसी भी पॉइंट ए पे चेक करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी फॉर्मूला लिखाया है। हमें क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सपोज दैट हमारा जो फंक्शन है, हमने मान लिया फंक्शन किस फॉर्म में है कि हमने जो फंक्शन माना ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? ए पॉइंट पे। तो हमें दिखाना है कि ए पॉइंट पे जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंशिएबल। ये चीज हमें चेक करनी कि है या नहीं है। अब है नहीं के लिए कंडीशन क्या है कि यदि इसकी हमने वैल्यू निकाली सॉल्व करके और वो एग्जिस्ट कर गई या तो यूनिकली या फाइनाइटली, तो उस कंडीशन में तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन यदि वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चेक कैसे करोगे? लिमिट डेल्टा z टेंड करेगा किस पे? 0 पे। फंक्शन क्या लेते हैं हम? जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे होते हैं, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? ए पे, प्लस डेल्टा z माइनस फंक्शन ऑफ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? ए पॉइंट पे, डिवाइडेड बाय डेल्टा z। इसी टाइप से फॉर्मूला लिखाया था आपको, फंक्शन ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस के फंक्शन ऑफ z0 डिवाइडेड बाय डेल्टा z। तो वही चीज लिखिए, तब हम z0 पॉइंट पे चेक कर रहे थे, अब हमने मान लिया कि हम किसी भी ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। यहां से सॉल्व कीजिए, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब एक बताइए, फंक्शन ऑफ दिस, हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये टर्म आई, लेकिन अगर हम कहें कि फंक्शन ऑफ z किस फॉर्म का है? मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर की फॉर्म का है, और z की जगह हमने क्या माना है? a प्लस डेल्टा z। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास में किस फॉर्म का होना चाहिए? इस फॉर्म का। तो फंक्शन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z के प्लेस पे वैल्यू क्या है? a प्लस डेल्टा z और इस टर्म का स्क्वायर, माइनस फंक्शन ऑफ a के लिए वैल्यू लिखेंगे तो फंक्शन ऑफ z यदि इसके इक्वल है तो फंक्शन ऑफ a किसके इक्वल होगा? मॉडुलस ऑफ a के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है हमने। सॉल्व करेंगे, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। यहाँ से आप सभी को पता है कि जब भी हम मॉडुलस ऑफ डेल्टा z का स्क्वायर इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है आपके पास? z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इस फॉर्म की टर्म आती है। तो z यानी कि a प्लस डेल्टा z और इंटू इसका कॉन्जुगेट, तो उसको हम लिख सकते हैं a कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा z कॉन्जुगेट की फॉर्म का, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू a कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। सोल्व कर लेंगे, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, इनके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस a इंटू डेल्टा z कॉन्जुगेट, इसकी मल्टीप्लाई करोगे a कॉन्जुगेट इंटू डेल्टा z प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा z इंटू डेल्टा z कॉन्जुगेट एंड माइनस के a इंटू ए कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। इस वाली टर्म से ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। एक बार पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नीचे का तो फिर क्लियर नहीं दिखाई देगा। लास्ट और देख लीजिए, सो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, आपके पास में क्या आ जाएगी निकल के? a इंटू डेल्टा z कॉन्जुगेट प्लस a कॉन्जुगेट इंटू डेल्टा z प्लस डेल्टा z इंटू डेल्टा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऊपर का। तो यहाँ से आगे देखिएगा, इस डेल्टा z से तीनों टर्म्स को क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे। तो f डैश ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 तो अंदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जब आप इसको इससे डिवाइड करो,
काम कर लेते हैं, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से फिर डेल्टा जेड डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप, चलो पहले ऐसे कर लेते, इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्म क्या आएगी, a इंटू डेल्टा जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, प्लस नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे, डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ a कॉन्जुगेट, प्लस इस टर्म से वाली टर्म कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, अब एक बात बताइए, लिमिट क्या कह रही है कि डेल्टा जेड टेंड कर रहा है किस पे, जीरो पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब डेल्टा जेड जो है एज डेल्टा जेड टेंड कर रहा है जीरो पे, तो इस केस में होगा क्या, डेल्टा जेड बार भी तो टेंड करेगा जीरो पे। भाई अगर कोई टर्म जीरो पे टेंड करे तो उसका कॉन्जुगेट भी जीरो पे टेंड करेगा, तो इजीली यहाँ पे डेल्टा जेड बार किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो इसकी वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपके पास में फंक्शन क्या रह जाएगा, ओनली लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो a इंटू डेल्टा जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड प्लस a कॉन्जुगेट, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक केस क्या होगा, क्योंकि हमने जो पॉइंट माना है वो a माना है, लेकिन प्रॉपर्ली हमें तो पता नहीं ये पॉइंट कैसा है कैसा नहीं है, तो इसलिए हम मान करके चलेंगे कि या तो ये पॉइंट जीरो के इक्वल होगा या ये पॉइंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि या तो एक ही वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, दोनों ही केसेस में हम निकाल करके देख लेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि सपोज दैट यदि a की वैल्यू जीरो है, मान लिया कि हम ओरिजिन पे ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि लेट हमने माना कि a इज इक्वल्स टू जीरो है, तो यदि a जीरो होगा तो a का जो कॉन्जुगेट होगा वो भी तो जीरो के इक्वल होगा भाई। तो यदि a भी जीरो है और a का कॉन्जुगेट भी जीरो है तो ये वाली कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। इन अ सेंस इसका मतलब क्या है कि f डैश a जो है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, नहीं आया। हमने कहा यदि हम a को जीरो ले रहे हैं तो इसका कॉन्जुगेट भी जीरो होगा, और यदि a और a का कॉन्जुगेट जीरो है तो कंप्लीट टर्म तो जीरो हो गई। इट मींस f डैश a भी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। बट अगर हम ये कहें कि a जीरो के इक्वल नहीं है तब क्या होगा, भाई अगर a जीरो था तो ये तो कंप्लीट टर्म जीरो हो गई, लेकिन यदि a जीरो के इक्वल नहीं है देन हमें डेल्टा z की भी तो वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। तो एक बात बताइए, डेल्टा z किसके इक्वल होता है, आपको फॉर्मूला लिखाया था एक कि डेल्टा z किसके इक्वल होता है, r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे आप थीटा फाई कुछ भी मान सकते हो एज एंगल, ठीक है। तो हमने मान लिया दिस। अब यहाँ पे एक बात बताइए, यदि ये हमारे पास डेल्टा z की वैल्यू है तो हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो डेल्टा z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा आपके पास में, r इंटू कोस थीटा प्लस का माइनस हो जाएगा आई साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। सो किसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से, डेल्टा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z की क्या आएगी वैल्यू, डेल्टा z कितना है, डेल्टा z का कॉन्जुगेट r इंटू कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा डिवाइड करोगे r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा से, r से r कैंसिल आउट। सोल्व कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डेल्टा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z इज इक्वल्स टू कोस थीटा, यहीं पे कर दो डायरेक्टली, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, ये r कैंसिल कर रही हूं मैं, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। अब देखना दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, तो ये तो क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे भी क्या है आई है, यहाँ पे भी क्या है आई है, तो आई का स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वन होती है, तो आपके पास में वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अभी इसको भी सोल्व करके देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी हमें डायरेक्टली वैल्यूज नहीं पता चल रही, तो हम क्या करेंगे,
डेल्टा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z, इसकी वैल्यू निकाल लें। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक बात बताइए, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। दो फॉर्मूले आपको पता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा माइनस आई को अगर हम ऐसे रहने दें तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन 2 थीटा की। यानी कि डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? cos 2 थीटा माइनस के आई साइन 2 थीटा। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर हम वैल्यू निकालें कि डेल्टा z को टेंड कराएं किस पे? 0 पे, क्या आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते वैल्यू फाइंड आउट। हमें पता ही नहीं चल रहा कि वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आर्ग्यूमेंट पे, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या नहीं निकाल सकते? इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एट द एंड आप क्या लिखोगे कि विच डज नॉट टेंड्स टू अ फाइनाइट और यूनिक लिमिट एज डेल्टा z tends to 0, so hence the function modulus z का स्क्वायर is continuous everywhere but nowhere differentiable except at origin, hence proof। यही हमें क्या करना था? इसमें प्रूफ करके दिखाना था। तो सबसे पहले तो हमने क्या कंडीशन दिखाई? कॉन्टिन्यूटी के लिए दिखा दिया कि फंक्शन हमारा ये है वेयर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई की फॉर्म का है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सभी पॉइंट्स पे कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने माना कि सपोज दैट हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं a, और हमें क्या शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो इस a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला लगाया, कंडीशन देखी, लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास में लिमिट जो है ना ही वो यूनिक आ रही ना ही फाइनाइट, वो किस पे डिपेंड कर रही है? आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए हमारे पास में डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस तो होगा हर जगह, लेकिन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक दो डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज है जो कि ध्यान रखनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं पे बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। कि लेट एफ ऑफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन अ डोमेन डी, कि मान लिया फंक्शन ऑफ जेड क्या है? कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है किसमें? डोमेन डी में। So then f of z is said to be analytic at a point z naught of t if it is differentiable not only at z naught but also in some neighborhood of z naught। यानी कि आपसे कहा है कि सपोज दैट कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको डिफाइन किया गया है किसमें? डोमेन डी में। तब जो हमारे पास में फंक्शन है f ऑफ z, उसको हम एनालिटिक कहेंगे एट अ पॉइंट z नोट। हमने कोई भी पॉइंट z नोट ले लिया, इस पॉइंट पे हम फंक्शन को एनालिटिक कहेंगे। कब? यदि वो इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल हो ही हो, लेकिन सिर्फ इस पे ना हो, इसके साथ साथ इसके आसपास जो भी इसके नेबरहुड पॉइंट्स हैं उन पर भी डिफरेंशिएबल हो। यदि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट z नोट पे तो डिफरेंशिएबल है ही साथ इसके आसपास जो नेबरहुड पॉइंट्स हैं उन पर भी डिफरेंशिएबल है, तब हम कहेंगे कि जो भी फंक्शन है वो z नोट पे कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है। फंक्शन कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है। डिफरेंशिएबल तो है ही साथ में कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि वो z नोट के साथ इसके नेबरहुड पॉइंट्स पे भी क्या हो रहा है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टीज आती है कि एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कि यदि f of z और g of z आर टू एनालिटिक फंक्शंस इन अ डोमेन d, यदि f of z और g of z हमने क्या लिए? कोई भी दो एनालिटिक फंक्शन लिए डोमेन d में, तो f of z प्लस g of z, f of z माइनस g of z, f of z इंटू g of z, f of z डिवाइडेड बाय g of z,
या फिर k इंटू एफ ऑफ जेड जहां पर k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ये सब भी कैसे होंगे, एनालिटिक ही होंगे डी में। कोई भी दो फंक्शन आपने माने, एक एफ ऑफ जेड मान लिया, एक जी ऑफ जेड, तो आपने कहा कि यदि ये दोनों कैसे एनालिटिक फंक्शन है तो आप इनका सम करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या फिर किसी भी फंक्शन की मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रही हो तब भी ये सभी कैसे होंगे, एनालिटिक ही होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आती है कोची-रीमान पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपको ध्यान रखनी है। इससे हम क्या करते हैं, एनालिटिक और नॉन एनालिटिक की जांच करते हैं कि वो है या नहीं है। तो इसके लिए आपके पास में कंडीशन क्या है कि आपको याद रखनी है कि कोची-रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं। तो या तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि ux किसके इक्वल होगा, vy के, और vx किसके इक्वल होगा, माइनस uy के। ये जो माइनस वाली टर्म है ये रिप्लेस भी हो सकती है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि uy किसके इक्वल हो, माइनस के vx के इक्वल हो। तो आपको ध्यान रखना है, इसको आप और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ux किसको डिनोट कर रहा है कि u का पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ये टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए, v का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे जब आप y के रिस्पेक्ट में। ऑल्सो जब आप v का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में और u का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये भी कैसी होंगी, दोनों आपस में इक्वल होंगी, बट एक टर्म जो है वो कैसी होगी, माइनस में होगी। ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, कोची-रीमान पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे जो क्वेश्चन करेंगे अब एक दो, वो इन पे बेस्ड होने वाले हैं। एक बार पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या है कि इफ w इज इक्वल्स टू log z, फाइंड dw अपॉन dz एंड डिटरमाइन वेयर w इज नॉन एनालिटिक। यानी कि आपको वैल्यू, यदि आपको गिवन है कि w किसके इक्वल है, log z की इक्वल है, तो आपको एक तो dw अपॉन dz की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो आपको ये भी बताना है कि किस पॉइंट पे या किस जगह पे जो w है वो कैसा होगा, नॉन एनालिटिक होगा। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि किन पॉइंट्स पे वो एनालिटिक है, किन पे नहीं है। अब एनालिटिक अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको कंडीशन क्या दिखानी पड़ेगी कि जो भी आपका फंक्शन आप लेकर के चल रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, एक तो वो कोची-रीमान इक्वेशंस जो लिखाई थी उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, और ऑल्सो वो पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जिन पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस होगा और कोची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, उन पे तो वो क्या होगा, एनालिटिक होगा, और जिन पे नहीं करेगा उन पे वो कैसा होगा, नॉन एनालिटिक होगा। यानी कि जिन पे वो कंटिन्यूअस वगैरह नहीं होगा उन पे क्या कहलाएगा, नॉन एनालिटिक कहलाएगा। अब सबसे पहले आपको गिवन क्या है, w इज इक्वल्स टू log z। डायरेक्टली आप इसको सोल्व नहीं करोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। अब ये वो वाली थ्योरम नहीं है, उस पर मत चले जाना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि यदि dw अपॉन dz की वैल्यू निकालनी है तो dw अपॉन dz जो है ये किसके इक्वल होता है, डेल w डिवाइडेड बाय डेल x के इक्वल होता है। ये हमारी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हो। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि dw अपॉन dz किसके इक्वल होता है, डेल w अपॉन डेल x। अब यहाँ से हमें एक चीज देखने के लिए मिली है कि जो z है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, x की फॉर्म में। तो z x की फॉर्म में क्या होता है कि हमें पता है z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये किसके इक्वल होता है, x प्लस आई वाई के इक्वल होता है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन को सोल्व करना है वो किस फॉर्म में सोल्व करना है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई की फॉर्म में रख करके तब सोल्व करना है। समझ रहे हो कि आपको याद कैसे आएगा कि हमें किस मेथड से सोल्व करना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है। तो कैसे याद आएगा, आपके पास में टर्म लिखिए dw अपॉन dz। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, भैया आपके पास में फंक्शन दिया और डायरेक्टली, तो अगर आप देखो डायरेक्टली अगर आप करना चाहो तो यहाँ से आप dw अपॉन dz की वैल्यू निकालना, w क्या है, log z है। जब आप w का डिफरेंशिएशन करोगे z के रिस्पेक्ट में तो log z का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1 अपॉन z। क्या आ गया, डायरेक्टली आंसर आ गया आपके पास में। लेकिन हमें ये भी तो बताना है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है, और नॉन एनालिटिक है तो किस जगह पर है, ये सब चीजें भी तो बतानी है। तो ये सब चीजें कहाँ से आएंगी, ये तो हमारा डायरेक्टली इसका आंसर आ गया dw अपॉन dz का। तो ऐसे नहीं करके आना, आपको एनालिटिक के लिए भी चेक करना पड़ेगा। एनालिटिक के लिए आपको कोची-रीमान इक्वेशंस चाहिए। कोची-रीमान इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ux इज इक्वल्स टू vy शो करना होगा, ऑल्सो आपको vx इज इक्वल्स टू माइनस uy शो करना होगा। अब ये जो ux y वाली टर्म हमारी ये कैसे आएंगी, सबसे पहले आप लेट करोगे कि माना w किस फॉर्म का है, u प्लस आई v की फॉर्म का है, वेर u और v क्या है, फंक्शन है किसकी, x और y के, और आप मान करके चलोगे कि z किस फॉर्म का, x प्लस आई y की फॉर्म का है। देन आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, इनकी वैल्यूज निकालोगे, देखोगे कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, इस फंक्शन के थ्रू देखोगे आपकी फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, तभी आप बता पाओगे कि वो नॉन एनालिटिक है। ठीक है,
ये सिर्फ किसके लिए आ गया, इसके लिए। और हाँ, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो आंसर आया एट द एंड वो ही भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो इस वाले मेथड के थ्रू। क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको समझ में आ गई होगी, क्या दिया है और क्या पूछा है, कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या मान लोगे कि हमने माना W जो है वो किस फॉर्म का है, U प्लस आई वी की फॉर्म का, वेयर U जो है वो भी फंक्शन है x और y का, और V जो है V भी फंक्शन है किसका, x और y का। यानी कि आप लिख सकते हो कि W इज इक्वल्स टू U प्लस आई वी की फॉर्म का होगा। ऑल्सो आपको दिया क्या हुआ है कि W किसकी इक्वल है, log Z की इक्वल दिया हुआ है। हमें पता है कि z किसकी इक्वल होता है, x प्लस आई वाई की फॉर्म का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं w इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस आई वाई। अच्छा, w को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई वी की फॉर्म का लिख सकते हैं, नहीं, u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस आई वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि log x प्लस आई वाई जो है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 log अंडर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स y अपॉन x। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मतलब इसका प्रूफ किया होगा आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जब आप 11th-12th में होंगे कि log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर इसका डायरेक्ट यूज होगा, सॉल्यूशन नहीं करना, फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, u प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स y अपॉन x। यहाँ से अगर मैं दोनों साइड कंपैरिजन करने के लिए कहूँ तो आपके पास में u और v की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। हियर u किसके इक्वल होगा, जो भी रियल पार्ट होगा, यानी कि 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। u क्या है, फंक्शन है किसका, x और y का। और यदि मैं आपसे कहूं कि v की वैल्यू क्या होगी, तो v क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि किसके इक्वल होगा, ये tan इनवर्स y अपॉन x की इक्वल होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ से हमें क्या निकालने में, अगर हमें कॉची-रीमान इक्वेशन देखनी है कि सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है इस फंक्शन के लिए, तो हमें डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y, इन सभी की वैल्यूज निकालनी होंगी। सो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, देखो 1/2, यहाँ पे सोल्व करूँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगी। log का करोगे तो क्या आएगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से x स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप किसका करते हो, डेल u का डिफरेंशिएशन करते हो पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगी वैल्यू निकल करके, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी इस बार। ऑल्सो अगर यदि आप v का करते हो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो आपके पास में कंडीशन क्या आएगी, tan इनवर्स x का करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जैसे y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि आप डेल v अपॉन, ये माइनस में आएगी टर्म निकल करके, हाँ, और यदि आप इसका y के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपके पास में कंडीशन क्या आएगी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करके देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दोगे फिर y के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो आपके पास में ये कंडीशंस आएंगी। अब यहाँ से आपको क्या देखना है कि क्या डेल u अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y के इक्वल है, तो आप कहोगे हाँ जी है। अगर मैं कहूँ डेल u अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल x के इक्वल है, तो हाँ जी है, और माइनस में भी आ रही है, इसका मतलब कॉची-रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या लिखोगे यहाँ से आगे, सिंस यहाँ से ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, ux लिख सकते हैं हम इसको, तो ux किसके इक्वल है, vy के इक्वल है, एंड uy किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के vx के इक्वल आ रहा है। तो एक बात बताइए, ये कंडीशन सिर्फ किस केस में अप्लाई हो रही है, यदि हम ओरिजिन के अलावा लेते हैं, यदि हम ओरिजिन पे ले लें
तो x और y को यदि हम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को 0 रखें, तो एक बात बताना, ये टर्म अगर 0 हो गई, ठीक है, ये वाली टर्म 0 हो जाएंगे, यानी कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी एक तरीके से। इनकेस अगर हम ये वाली कंडीशन ले, तो क्या ये वाली सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि अपॉन में अगर मान लीजिए 0 है, ये इज इक्वल्स टू -0 का तो कोई मैटर ही नहीं है, 0 0 आ जाएगा, यानी कि सभी इक्वेशंस कैसी होंगी, इक्वल। तो सीधी सी बात है, कॉची-रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, किस पे, ओरिजिन पे। तो ये कंडीशन सिर्फ कब अप्लाई होंगी, ओरिजिन के अलावा ही अप्लाई होंगी। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस एक्सेप्ट एट ओरिजिन। सो देयरफॉर द फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो therefore u and v satisfies Cauchy-Riemann equations and all the पार्शियल डेरिवेटिव्स, जितने भी हमारे पास में पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं, ये सभी कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ किसके अलावा, ओरिजिन के अलावा, क्योंकि ओरिजिन पे ये सभी कैसे नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि उस पे आपका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन ये कहती है। तो हम क्या कहेंगे कि u और v सेटिस्फाई तो करें कॉची-रीमान इक्वेशंस को, ऑल्सो जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स है सभी कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा। All the partial derivatives are continuous everywhere except at origin. So hence हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास में फंक्शन है कि W, वो कैसा होगा, एनालिटिक होगा हर जगह पे, एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे वो कैसा होगा, नॉन एनालिटिक होगा। हेंस द फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा। सो यहाँ से अब क्या निकाल लेंगे, अब डेल्टा और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यूज और निकाल लेंगे। सो नाउ ये तो हमने बता दी कंडीशन किसके लिए कि कहां पर वो नॉन एनालिटिक होगा, कहां पर होगा नॉन एनालिटिक, ओरिजिन पे, बाकी सभी जगह पर कैसा होगा, एनालिटिक होगा। सो नाउ वैल्यू हमें निकालनी है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की, तो जो हमने इक्वेशंस लिए उनके थ्रू ही आपको वैल्यूज निकालनी है, डायरेक्टली मत कर देना कि जो इक्वेशन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया और हो गया जी काम। तो हमें पता है दिस टर्म इज इक्वल्स टू, अभी बताया था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से, दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। अब W किसको रिप्रेजेंट करता है, u प्लस आई वी को, और इसका मतलब क्या है कि इनका पार्शियली डिफरेंशिएशन होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप कह सकते हो डेल u अपॉन डेल x प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल x। डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आपके पास में निकल करके क्या आई थी, डेल u अपॉन डेल x की जो वैल्यू थी एक बार चेक कर लेते हैं, ये थी आपके पास में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी आपके पास में माइनस के y, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज थी। सॉल्व कर लोगे आप इनको, डिनोमिनेटर सेम है तो टर्म क्या हो जाएगी, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या जाएगा, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, z को, तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू z, यानी कि 1 अपॉन z एज z डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो dw अपॉन dz की वैल्यू क्या हुई आपके पास में निकल करके 1 अपॉन z, दैट इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने दिखा दिया कि फंक्शन जो है वो हमारा ओरिजिन पर नॉन एनालिटिक होगा, बाकी सभी जगह पर एनालिटिक होगा। ऑल्सो dw अपॉन dz की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन z आई है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नोट कीजिए इसको। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इफ w इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ z, जो कि किसके इक्वल है 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो आपको फाइंड करना है dw अपॉन dz और डिटरमाइन करना है कि जो फंक्शन है वो नॉन एनालिटिक है कहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, जो हमने अभी log z वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, w को u प्लस आई वी की फॉर्म में माना था, z को x प्लस आई वाई की फॉर्म में माना था, देन कोची-रीमान इक्वेशन को दिखाया था कि वो सेटिस्फाई कर रही है, जिसके थ्रू हमें पता चला था कि फंक्शन जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स थे वो भी कैसे कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने कह दिया था कि फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है हर जगह पर, ऑरिजिन के अलावा, क्योंकि ऑरिजिन पे वो कैसा था, नॉन एनालिटिक था। एक और तरीका है, इनकेस अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि आपके पास भी डिफरेंशिएबिलिटी वाला वो कराया था, फॉर्मूला लिखाया था, उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हो, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल निकाल सकते हो, वो है नहीं है किसी भी पॉइंट पे, और यदि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो आप क्या कहोगे कि वो एनालिटिक भी होगा, और जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो नॉन एनालिटिक होगा। तो किसी भी मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या आपको देखनी है कि किस मेथड से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है कि आप क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन जो गिवन है उसको किसी मेथड से सॉल्व नहीं करे, तो जरूरी नहीं उसी से ही लगे रहो, दूसरे मेथड से करने की कोशिश कर लिया करो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हमें देखना क्या है कि इसमें वैल्यू निकालनी है dw अपॉन dz की भी, ऑल्सो हमें दिखाना है फंक्शन नॉन एनालिटिक है। इसका मतलब तो आप समझ गए कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे जिससे कि हमारे पास dw अपॉन dz की भी वैल्यू निकल जाए, उसके थ्रू हम फंक्शन भी देख ले, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर सपोज आप इसको x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई की फॉर्म से करते हो तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, w यानी कि फंक्शन ऑफ z किस फॉर्म का गिवन है, 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की फॉर्म का। सो नाउ हमें निकालना क्या है, dw अपॉन dz, यानी कि इस फंक्शन ऑफ z का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो ये किसकी इक्वल होगा, dw अपॉन dz की इक्वल कह सकते हैं इसको, इस फॉर्म का। अब f डैश z के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, f ऑफ जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो पॉइंट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z, यही फॉर्मूला लिखाया था। भाई z पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो z ले लिया फॉर्मूले में, z नोट पे निकालते हैं तो z नोट ले लेते हैं, a पे निकालते हैं तो a ले लेते हैं। अब ये फंक्शन ऑफ, अगर इस कंप्लीट को z मान ले तो फंक्शन ऑफ z जो है वो एक्चुअल में है किस फॉर्म का, इस फॉर्म का, तो इसको आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो z की वैल्यू जो है आपके पास में वो क्या है, अभी यहाँ पे z प्लस डेल्टा z है, तो इसके थ्रू जब आप लिखोगे तो 1 प्लस z की वैल्यू क्या है, z प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z की वैल्यू क्या है आपके पास में, z प्लस डेल्टा z, तो ये हो जाएगा z माइनस के डेल्टा z माइनस फंक्शन ऑफ z हमारा कंप्लीट किसके इक्वल है, 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड के इक्वल डिवाइडेड बाय डेल्टा z। ये कंप्लीट आपको सोल्व करना होगा। कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास में कंडीशन क्या आएगी, 1 माइनस जेड प्लस के जेड माइनस के जेड स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड माइनस के जेड इंटू डेल्टा जेड, इनकी आपस में करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के जेड माइनस के जेड प्लस के जेड स्क्वायर, इसकी करोगे तो प्लस के डेल्टा जेड एंड प्लस के जेड इंटू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस के जेड 1 माइनस के जेड माइनस के डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड। कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, z से z कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल आउट, z इंटू डेल्टा z से z इंटू डेल्टा z कैंसिल आउट। एक सेकेंड यहाँ पे देखना जरा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का z हो जाएगा, तो ये माइनस z से प्लस z भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो आप, अच्छा हमने लिमिट नहीं लेकर के चले, यहाँ पे आप लिमिट भी लेकर के चलोगे, वेयर डेल्टा z टेंड्स टू 0, फॉर्मूले में लिमिट होती है ना हमारे पास में, डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब देखो आपके पास में कंडीशन क्या निकल करके आएगी, लास्ट में डेल्टा z बच रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा z बच रहा है, दोनों टर्म्स को ऐड कर दोगे तो 2 इंटू डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा z इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड माइनस डेल्टा z, डेल्टा z से डेल्टा z कैंसिल आउट हो जाएगा,
डेल्टा जो लिमिट है वो क्या कह रही है कि डेल्टा जेड किस पे टेंड कर रहा है, 0 पे। तो फंक्शन में डेल्टा जेड सिर्फ यहाँ पे बचा, अगर हम इसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। इट मीन्स dw अपॉन dz, या फिर आप कह सकते हो f डैश z की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस केवल कब है, जब आप z की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी रखते हो। यदि आप z की वैल्यू 1 रख देते हो तो देखना 1 माइनस 1 क्या बन रहा है, 0, तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो उस कंडीशन में तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा। तो यानी कि ये एनालिटिक भी किस पे होगा, सभी पॉइंट्स पर होगा z के, लेकिन z इज इक्वल्स टू 1 पे कैसा होगा, नॉन एनालिटिक होगा। हमें ये चीज निकालने की ये किस पॉइंट पे नॉन एनालिटिक होगा। एक बार पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे अभी स्पेस है तो लास्ट में मैं लिख देती हूँ। आप क्या लिखोगे कि हैंस द फंक्शन f of z is analytic at every value of z except at z is equals to 1। z की वैल्यू 1 ना हो, बाकी इसके अलावा सभी वैल्यूज पर जो फंक्शन है वो कैसा होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं 4 से 5, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इतने में अगर किसी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। 1-2 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा घर से। एक है आपके पास में फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। फर्स्ट मेथड से सॉल्व होंगे, जो भी इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया ना उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा इनको, e टू द पावर z। बस ये 2 हैं और इनको आपको देखना है कि ये फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर एनालिटिक, कि किन पॉइंट पे जो फंक्शंस हैं ये एनालिटिक है। दोनों के लिए आपको क्या मान करके चलोगे, z को किस फॉर्म का मान करके चलोगे, x प्लस आई वाई की फॉर्म का, और ये किसको डिनोट करता है, w को डिनोट करता है, और w को आप क्या मान करके चलोगे, u प्लस आई वी की फॉर्म का। फिर क्या करोगे आप, u की वैल्यू निकाल लोगे और v की वैल्यू निकाल लोगे, कंपैरिजन करके रियल और इमेजिनरी पार्ट की u और v की वैल्यूज निकाल लोगे। उसके बाद में उनका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, देन चेक करोगे कि वो कॉची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके 0 है नहीं है। ध्यान रखना, अगर कोई भी टर्म आपकी ऐसी आती है कि वो जो हमारी कॉची-रीमान इक्वेशंस है उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही, आपको 2 इक्वेशंस लिखाई है, तो यदि एक इक्वेशन तो ठीक है सेटिस्फाई करी लेकिन दूसरी नहीं कर रही, तो उस केस में भी फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, नॉन एनालिटिक हो जाएगा वहीं पर ही। तो आप कह दोगे कि जो फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक नहीं है। तो आपको चेक करना है कि एनालिटिक है या नहीं है तो किस पॉइंट पर है। क्लियर है? दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से कर लीजिएगा, आंसर भी एक बार बता ही देती हूँ वरना फिर आप लोग परेशान होंगे। फर्स्ट वाला जो है ये आपका एनालिटिक नहीं है, ये कैसा है, नॉट एनालिटिक है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, सेकेंड वाला जो है वो आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, दोनों में सिर्फ आपको कॉची-रीमान इक्वेशंस निकाल करके देखनी है कि सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, इतना तो आप कर ही लोगे। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आगे के उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।